नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सिद्धांत। आज हम अकाउंटिंग के नियम तीन प्रकार से सीखेंगे: ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न अप्रोच और न्यू कंसेप्ट। ये न्यू कंसेप्ट हमारे द्वारा आपको सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास किया गया है। लेखांकन के सिद्धांत सीखने से पहले हमें कुछ बातों का जानना जरूरी है। आइए हम सीखते हैं। पहली बात, बिजनेस। दुनिया में बिजनेस तीन तरह के होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं, सर्विसेज होती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होते हैं? जैसे कार बनाने वाली कंपनी कार बनाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्योंकि वो बनाती है। ट्रक, पेन पेंसिल बनाने वाली कंपनी वो क्या पेन और पेंसिल भी बनाती है। अब इसी पेन पेंसिल को एक ट्रेडर खरीदता है, ट्रेडिंग कंपनी खरीदती है। तो कार शोरूम देखेंगे तो कारें कार शोरूम में आती है, तो कार शोरूम वाला भी क्या करता है? उसको बेचता है। पर वो बिजनेस ट्रेडिंग वाला, क्योंकि वो बनाता नहीं है इसलिए वो उसको ट्रेडिंग की श्रेणी में रखा गया है। वो कार बनाता नहीं, कार शोरूम वाला, पर, पर वो कार को बेचता है, इसलिए इसको ट्रेडिंग की श्रेणी में रखा गया है। अब सर्विसेज क्या है? कार बुकिंग, कोरियर सर्विसेज, एडवोकेट हुए, जज हुए, डॉक्टर हुए, ये सारे क्या है? सर्विसेज देते हैं। होटल वाले सर्विस देते हैं। तो ये सर्विस की श्रेणी में रखे गए हैं इन बिजनेस को। बिजनेस दुनिया में तीन तरह के अलावा और चौथा नहीं है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ट्रेडिंग होंगे, सर्विसेज होंगे। ये बात अभी समझ में आ गई होगी आपको, मैं विश्वास करता हूँ। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे। सभी अकाउंटिंग नियम डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित हैं, अर्थात एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हम। यहाँ राजेश को 2000 रुपये का सामान बेचा हमने। तो जब भी ये एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो यहाँ राजेश को हमने सामान बेचा, तो एक साइड में डेबिट हुआ है, एक साइड में क्रेडिट। अभी ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों हुआ है, ये अभी बाद में हम सीखेंगे। पर यहाँ पर ये नियम, इस बात को समझे पहले कि सभी हमारे जो नियम है वो डबल एंट्री सिस्टम पर है, कि एक पक्ष में डेबिट होगा, एक पक्ष में क्रेडिट होगा। जो भी नियम लगेगा या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। एक इस पे लगेगा एक नियम, एक इस पे लगेगा। ठीक है, डेबिट पे एक लगेगा नियम, एक क्रेडिट पे नियम लगेगा। अब यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं एक और बात। व्यापार में हर लेन देन का हिसाब रखा जाता है, इसलिए व्यापार में हर पक्ष का एक खाता खोला जाता है, मतलब लेजर। यहाँ पर हमने देखा है, ये पक्ष, ये राजेश की साइड है, एक सेल्स की साइड है। ये दोनों साइड, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। दोनों पक्ष का एक बार हमें लेजर खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, इसलिए इनका एक खाता खोला जाता है। खाता क्या है? खाते का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ गुल्लक देखिए, ये 100 रुपये किस ए का खाता है और बी का खाता है। ये 100 रुपये समझ लीजिए किस खाते में जाएंगे, ये उस लेन देन को स्वभाव से पता चल जाएगा आपको। तो ये ए के खाते में जाएंगे तो ए के खाते से संबंधित हुआ, ये यदि बी के खाते में जाएंगे तो बी के खाते से संबंधित होता है। इसलिए ये ट्रांजैक्शन में हमें पता रहता है कि किससे संबंधित है। हम मोहन को पैसा दे रहे हैं तो दिनेश को तो नहीं देंगे ना, इसीलिए उसके खाते में जाएगा। तो इसलिए जब बी को दिए पैसे तो बी के खाते से संबंधित है, इसलिए खाते बनाए जाते हैं, मतलब लेजर। और अकाउंटिंग में लेजर के द्वारा ही सब कुछ मेंटेन किया जाता है, इसलिए लेजर बनाए जाते हैं और उनको ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि हर एक पक्ष का जो पक्ष है, इस साइड में इस साइड में, दोनों साइड में एक लेजर जरूर बनेगा। जैसे राजेश का लेजर बना, यहाँ सेल्स का लेजर बना। ठीक है। और दूसरी बात, हम एक और बात देखेंगे। व्यापार और व्यापारी दोनों का अलग अलग हिसाब किताब रखा जाता है। जब भी अकाउंटिंग करेंगे आप, अकाउंटिंग में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग एंटिटी माने गए हैं। इसीलिए जब भी आप हिसाब किताब रखें तो आपको व्यापार की एंट्री के हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि व्यापार का आप रख रहे हैं। तो व्यापारी की एंट्री क्या होगी, ये आपको व्यापार के लेन देन पर, लेन देन को समझकर एंट्री करनी है। इसीलिए इन दोनों का खाता आपको अलग रखना है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
आइए हम प्रारंभ करते हैं टाइप 1 ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में हम सीखेंगे खाते तीन प्रकार से यहाँ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाममात्र के खाते। जितने भी लेजर बनेंगे इन तीन खातों के अंतर्गत बनेंगे। व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत मतलब वो उससे संबंधित है। जितने भी लेजर्स हैं मतलब खाते जितने भी हैं वो इन खातों के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, बहुत सी हमारे देश में बहुत सी पार्टियां हैं, लोग उनसे संबंधित होते हैं। एक इस पार्टी का है तो एक उस पार्टी का है, एक उस पार्टी का है। तो ये वैसे ही लोग जो है लेजर के रूप में है और ग्रुप मतलब पार्टी के रूप में है। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत समझना है हमें कि लेजर किस अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वही लेजर रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा या वही लेजर नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कब ये डेबिट होगा, कब ये क्रेडिट होगा। उसी प्रकार रियल अकाउंट क्या है, ये कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, ये कब क्रेडिट होंगे और कब डेबिट होंगे। ये चीज़ों को हम सीखेंगे। देखेंगे पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते। अब व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं ये सीखेंगे। ये कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा ये देखेंगे। यहाँ एक परिभाषा लिखी गई है, व्यक्तिगत खातों का संबंध किसी विशेष व्यक्ति से होता है उसे व्यक्तिगत खाते कहते हैं। व्यक्ति का अर्थ है स्वयं, कंपनी या संस्था। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आने वाले खाते वो वैसे खाते लेजर्स होंगे जिसमें नाम आएगा। जैसे एबीसी कंपनी है, आपने बहुत देखा होगा, आप जो सिम यूज़ करते हैं वो सिम की बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। तो वो कंपनी के नाम जो भी आप देखेंगे तो जब भी उनके नाम आएंगे तो वो नाम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, सलमान, मोहन, दिनेश, ठीक है, इस प्रकार से जो नाम आएंगे वो नाम भी क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। इसलिए जब भी नाम आए विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे कंपनी है ये इनके नाम आएंगे हमेशा। ऐसे नहीं कि अब फर्नीचर, फर्नीचर भी एक नाम है किसी, ठीक है, तो वो नहीं है, एक वो अलग है, वो तो अलग चीज़ है। तो इसमें व्यक्तिगत खाते हैं, अब व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। और सभी लेनदारों के जिनसे हमें पैसा लेना है और जिनको पैसा देना है, या देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं। जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं उनके सारे पर्सनल अकाउंट आते हैं, उनको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो हम जिनसे बिजनेस करते हैं वही तो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और जिनको हम बेचते हैं वो डेटर्स होते हैं हमारे। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आने वाले लेजर्स आप समझ गए होंगे, जितने भी नाम आएंगे तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्तियों के नाम या कंपनी के नाम आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो पर्सनल अकाउंट वाले लेजर हैं। तो वो लेजर कब डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे ये सीखेंगे। अब वो लेजर कब डेबिट होंगे तो यहाँ लिखा है पाने वाला। जब पर्सनल अकाउंट की बात आएगी तो पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट होगा। यहाँ पर देखेंगे, देखो पाने वाला डेबिट हुआ, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये नियम जो है डेबिट पे भी लागू हो, क्रेडिट पे भी, ज़रूरी नहीं है, एक पे लागू हो सकता है। जब एक पे लागू हो तो उसके हिसाब से आप उसको एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में हमने देखा है कि पाने वाला डेबिट होता है। तो हमने जब सामान बेचते हैं, यहाँ एक देखेंगे एग्जाम्पल, एबीसी को सामान बेचा है हमने, तो एबीसी कंपनी को सामान बेचा हमने, तो हमने सामान बेच दिया। पाने वाला कौन है हमारे सामान को, एबीसी, ठीक है। तो पाने वाला डेबिट होगा ये नियम कहता है। पाने वाला, सॉरी,
पाने वाला, पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। ये इस नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें सामान खरीदा हमने, तो खरीदा मतलब इसमें पाने वाले हम हो गए वैसे तो, पर देने वाला, क्योंकि हम जो मेंटेन अपना कर रहे हैं इसलिए हमारा नाम नहीं आता है, तो इसलिए देने वाला, यहाँ देने वाला कौन है, सामान जिनसे हम खरीद रहे हैं, तो क्रेडिट होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है, कि बेचने पे, हाँ, जिससे हम खरीद रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है, ये खरीदना है, जिससे खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर है हमारा, इसलिए वो क्रेडिट में जाएगा। और डेबिट है, मतलब जिसको हम सामान दे रहे हैं वो हमारा डेटर्स है, तो इसलिए वो डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और ये वाला अकाउंट, ये जो लेजर है ये दूसरे से प्रभावित है, ये भी दूसरे से इससे प्रभावित है, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत एक ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं है कि दोनों एक साइड आए, ये इस साइड आए या इस साइड, कहीं भी आ सकता है वो। अब देखते हैं दूसरा, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने समझ लिया, रियल अकाउंट हम देखेंगे। रियल अकाउंट का मतलब है वस्तु या संपत्ति से संबंधित जो भी लेजर बनेंगे या खाते होंगे वो सारे वास्तविक खाते कहलाएंगे, मतलब रियल अकाउंट। जो भी, पहला तो व्यक्ति का नाम, मतलब एक आदमी से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित हमने पर्सनल में सीख लिया। रियल में सीखेंगे कि सारी वस्तुओं से संबंधित है। और संपत्ति, समझ लीजिए कुछ भी सामान है वो वस्तु होगा या तो संपत्ति होगी। जैसे फर्नीचर खरीदा हमने, वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हम, हमारे ऑफिस के लिए होता है, तो उसको संपत्ति कहते हैं। पर हम बेचते यदि फर्नीचर, तो हमारे लिए वो वस्तु होती है कि हम उसको खरीदे हैं फिर बेचेंगे, तो इसलिए वस्तु और संपत्ति को थोड़ा सा डिफाइंड अलग किया गया है ना। तो इसलिए जब भी वस्तु और संपत्ति हो तो जाहिर सी बात है ये नियम रियल अकाउंट उस चीज पर लागू हो जाएगा। तो जब भी आप नाम देखो तो पर्सनल अकाउंट का नियम लगा दो, और जब भी आप कोई वस्तु देखो और संपत्ति देखो तो आप रियल अकाउंट का नियम लगा दो। जैसे जब वस्तु कंपनी में आती है, इस पर नियम क्या लागू होता है, जब वस्तु या संपत्ति कंपनी में आए, ठीक है, जिसका अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उसके अंदर, उसके बिजनेस में आए, जो आता है वो डेबिट होगा और जो जाता है वो क्रेडिट होगा। पहले एंट्री में भी हमने देखा, जो हमने देखा था, यहाँ पर्सनल अकाउंट में भी देखी ना एक चीज। तो ये नियम हमारे रियल अकाउंट का एक नियम इस पक्ष पे आधारित है, इस साइड पे, इस साइड पे देखिए, ये वाला हमारा रियल अकाउंट का, कि व्हाट्स जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो जो आने वाला है, देखिए व्हाट्स कम, जो आता है वो डेबिट होगा। तो यहाँ देखिए जो आता है मतलब सामान क्या आया है, देखिए ये यहाँ पर, क्योंकि हमने खरीदा ना, तो आया, आने वाली चीज़ डेबिट होगी, जाने वाली क्रेडिट होगी। तो ये नियम के अंतर्गत आता है। यहाँ एग्जाम्पल पे भी देखेंगे हम। हाँ, यहाँ पर दोनों में दिया गया है, ज़रूरी नहीं एक साइड में है, कभी दोनों जगह भी आता है। तो कैश के ट्रांजेक्शन में होता है ये, क्योंकि कैश भी रियल अकाउंट के अंतर्गत है। वास्तविक है संपत्ति ना हमारी, कैश कोई नाम तो है नहीं किसी का, ठीक है, पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, इसलिए रियल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही है, सामान बेचा हमने, सामान बेचा तो जो आता है तो पैसा आया तो डेबिट। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत हमने जो आने वाली चीज़ें हैं वो क्या होंगी, डेबिट होंगी, और जो जाने वाली क्रेडिट होंगी। तो आने वाला पैसा आया और सामान गया तो क्रेडिट होगा। इसमें सामान आया है परचेज करते टाइम, इस ट्रांजेक्शन में खरीदा हमने ना, इसमें बेचा है, इसमें खरीदा, तो खरीदने पे ये डेबिट हुआ, ये गया, पैसा गया तो क्रेडिट हुआ। आप इस बात को समझ गए, रियल अकाउंट किससे संबंधित है, वस्तु से संबंधित। पर्सनल अकाउंट कोई नाम आए, व्यक्ति आए, जो किताबों में आप जब देखते हैं तो नाम ही आता लिखा हुआ है, क्योंकि जनरल जो एंट्रीज होती हैं ऐसे लिख देते हैं कि यार मोहन से खरीदा था, इसको एंट्री करना है, तो मोहन से खरीदा, उसमें उधार का जिक्र हो जाता है। तो इसलिए ये समझ हम जाते हैं, इसलिए
रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, ये समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट हो गए हमारे। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। रियल अकाउंट कब डेबिट होगा क्या है, और कब डेबिट होगा कब क्रेडिट, ये भी सीखा। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है। अब इसके अलावा तीसरी बात ही सीखना नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आसान है कि जो भी खर्चे हैं और नुकसान है वो सारे डेबिट होंगे, और जो भी इनकम है और गेंस है, मतलब आय और लाभ है, वो सारे क्रेडिट होंगे। अब ये खर्चे और नुकसान में क्या फ़र्क है ये भी समझ लीजिए। खर्चे मतलब जिनका हम ऑफिस में यूज़ करते हैं किसी काम के लिए। अब स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं तो हमारा खर्चा है हो जाता है, क्योंकि वो हम उसका यूज़ करते हैं। पर नुकसान में हम उसका यूज़ नहीं करते, जैसे चोरी हो जाना, माल हमारा चोरी हो गया तो वो हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, आग लग जाना। इस प्रकार से ये नुकसान और खर्चों का अलग अलग है। तो जब भी खर्चा और नुकसान हो तो डेबिट होगा, और इनकम और लाभ होगा। तो आय और लाभ में भी फर्क है। आय का मतलब है, ठीक है, आय का मतलब है जो हम प्राप्त करते हैं कुछ अलग से सेवाएं देने से, सर्विसेज देते हैं या कुछ, तो अलग से कमाने का जो रहता है, कमीशन मिला है हमें, तो उसको आय के रूप में गिना जाता है। कहीं से भी प्राप्त हो पैसा वो आय के रूप में। ठीक है, और लाभ का मतलब वही है कि हम 10 रुपए की चीज़ ली है, 20 रुपए में बेच दिए, तो उसका जो डिफरेंस है वो हमारा लाभ है। ठीक है, नेट लाभ अलग है, ग्रोस लाभ अलग है, ये अलग है। पर ये समझ गए आप कि खर्चे और नुकसान क्या है, और इनकम और लाभ क्या है। ठीक है, आय और लाभ क्या है। तो जब भी खर्चे होंगे और नुकसान होगा तो डेबिट कर देंगे, और इनकम और गेंस होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे या पढ़ लेंगे खुद ही। यहाँ देखिए, स्टेशनरी खरीदी खर्चा है हमारा, तो खर्चे हमेशा नॉमिनल अकाउंट में क्या है, खर्चे डेबिट होंगे, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, ये रियल अकाउंट का, इस पे देखिए, इस पे रियल अकाउंट का नियम लागू है। इस ट्रांजैक्शन में एक साइड में किसका नियम लग गया, नॉमिनल अकाउंट का। स्टेशनरी खरीदी तो खर्चा है, और यहाँ पर पैसा गया तो पैसा क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, आप ये आसानी से समझ गए होंगे। इसमें देखिए, कमीशन मिला है तो प्राप्त हुआ कमीशन, तो क्रेडिट। अब इसमें नियम क्या है, जो आता है बिजनेस में, जो आता है वो डेबिट होता है। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, आप तीनों बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट समझ गए, रियल अकाउंट समझ गए, नॉमिनल अकाउंट समझ गए। ठीक है, अब एक चीज़ जो थोड़ा सा कठिन होती है समझने में बहुतों को, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो 2 बार की जाती है, इसलिए उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मतलब एक ट्रांजेक्शन होता है ना, जैसे डेबिट और क्रेडिट। यहाँ देखिए, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा एक ट्रांजेक्शन में, पर एक ही ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे मतलब एक जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये नहीं है, पर एक ट्रांजेक्शन के लिए ये 2 बार होगा। ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, तो दूसरी बार में ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। इस प्रकार से 2 बार एंट्री होती हैं। तो 2 बार एंट्री होने के लिए, जो 2 बार एंट्री होती है उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, इसको हमने थोड़ा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि जब व्यापार का पैसा व्यापार में ही किसी और स्थान पर किसी उद्देश्य के लिए रखा जाए, तब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। रखा जाता है, दिया नहीं जाता किसी को। क्यों, क्योंकि बैंक में पैसा रखना किसी को दिया हमने क्या, नहीं, वो तो बैंक में रखा है पैसा, उसका हम यूज़ करेंगे, बैंक हमारा पैसा नहीं खाएगी। तो हम बैंक में, जैसे बिजनेस का पैसा कैश है, ये बैंक में डाल दिया हमने, तो वो भी पैसा हमारा ही है, कहीं गया तो नहीं, हमने खर्चा भी नहीं किया ना किसी चीज़ को, सामान खरीदा कुछ नहीं, बैंक में पड़ा है। ठीक है, बैंक में रखा हुआ है हमारा सामान, ये पैसा। तो ये जो पैसा रखा गया है, ये भी फिर एक
पेटी कैश रोजमर्रा के लिए खर्चे के लिए अलग से दे दिया किसी को कि ये खर्चा करके मुझे बता देना ये कितना खर्चा हुआ है हर रोज का कैसा है, तो उसके लिए अलग से कंपनी दे देती है कि आप संभालो कैश। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन होगा तब भी ये क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कंप्यूटर में तो कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए एक एंट्री करना पड़ती है, बाकी वो खुद कर लेता है, इसलिए कंप्यूटर में करने की ज़रूरत नहीं रहती, पर मैनुअल में आपको करने की ज़रूरत रहती है, इसीलिए ये समझेंगे। और यही कैश पैसा ब्रांच ऑफिस में चला जाए, ब्रांच को दे दे कि ये रखिए आप, तो उसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि वो पैसा ब्रांच को दिया है, ना कि खर्चे के लिए दे ही दिया है कि वो खर्चा हो गया, पर उसको दे दिया इसलिए कि उसका हिसाब बाद में दिया जाएगा। तो इस बात को अभी आप आसानी से समझ ले। ठीक है, हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत सीख लिया जो चीज़ें, वो हमको रिपीट करेंगे कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट होगा। और पर्सनल अकाउंट क्या है ये समझ गए कि जितने भी व्यक्तियों के नाम आएंगे, तो आप बेफिक्र होके जब भी नाम आए, मोहन हुआ, दिनेश हुआ, एबीसी कंपनी हुई, इस प्रकार से नाम आएंगे, कोई ट्रेडिंग कंपनी हुई, जो भी नाम आएंगे तो आप समझ लीजिएगा व्यक्तिगत खाते हैं। और व्यक्तिगत खातों में का मतलब है कि जो पाने वाला है वो डेबिट होगा, जो देने वाला है क्रेडिट होगा। तो उसमें पाने वाला व्यक्ति को समझ लेंगे और देने वाले को समझ लेंगे, तो आप पता ही कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी आप खरीदते हैं तो क्या होता है, आप जब खरीदेंगे कुछ चीज़ तो देने वाला होगा उसमें, और जब आप बेचेंगे तो वहाँ पर कोई पाने वाला होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। रियल अकाउंट वास्तविक खाते, वास्तविक खातों का नियम आपको पता ही है कि जो भी वस्तु है सारी, देखिए पर्सनल अकाउंट में व्यक्तियों के नाम आ गए, आसानी से समझ गए। रियल अकाउंट में क्या है, कुछ नहीं है, वस्तु और संपत्तियां हैं वो सारी, तो जो भी आएंगी वो डेबिट होंगी और जो जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आप जो भी खर्चे होंगे सारे वो डेबिट हो जाएंगे और जो भी लाभ है वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप ये बातों को आसानी से समझ गए होंगे। ब्रीफ में मैंने आपको समझा दिया है, आई होप मैं समझ गया हूँ, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम दूसरा मेथड सीखेंगे, मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण। जिस प्रकार हमने ट्रेडिशनल मेथड में 3 बातों को सीखा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट के बारे में सीखा हमने ट्रेडिशनल मेथड में। अब मॉडर्न अप्रोच में हम 5 बातों को सीखेंगे जिससे हम पता कर पाएंगे लेजर कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। उसी इसमें भी आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप डेबिट और क्रेडिट के नियम सीख सकते हैं। दूसरा नियम, हम दूसरी नियम पे जा रहे हैं, आधुनिक दृष्टिकोण। यहाँ पर हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। ये कब डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे, ये जानेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये समझने के लिए इसके नियम व्यवसाय के मालिक और शेयर होल्डर पर लागू होते हैं। कैपिटल मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और मालिक भी पैसा लगाता है उसको भी हम उसका भी कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। तो जब भी कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ये नियम इस पर लागू होता है कि जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़े, यहाँ देखिए बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और कैपिटल अकाउंट घटेगा तो डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट तो आप समझ गए कि मालिक और शेयर होल्डर्स का जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, जैसे दिनेश कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट हुआ। और ये जब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब कंपनी में बढ़ेगा, खाली तो उसमें कुछ है नहीं पैसा, पर जब कंपनी का मालिक शेयर होल्डर पैसे देंगे तो वो बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ेगी, उसमें अमाउंट तो कुछ बढ़ेगा ना। तो इसीलिए जब बढ़े कैपिटल बढ़े तब क्रेडिट होगा, ठीक है, और जब कैपिटल घटे तो
डेबिट होगा। इसको एग्जांपल से देखें। और कैपिटल क्या है? व्यापार में लगाया जाने वाला धन संपत्ति, ये कैपिटल होती है। एग्जांपल से देखेंगे। ये पहला एग्जांपल है कि जब कैपिटल बढ़े, तो यहाँ देखिए कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर्स ने कंपनी में क्या लगाया? पैसा लगाया। बैंक में दिया होगा, या तो कैश दिया होगा, या तो फर्नीचर के रूप में दिया होगा। तो जब भी कैश लगाया, अब कैपिटल बढ़ी क्योंकि इसने पैसा लगाया बिजनेस में, तो कैपिटल बढ़ गई। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और घटे बढ़ने पे क्या होगा? ये आपने देख लिया। देखिए बढ़ेगी कैपिटल तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल ही घटेगी। तो अब कैपिटल घटेगी कब? जब व्यापारी क्या करता है, व्यापार से ही पैसा ले लेता है, या कुछ ले लिया सामान, पैसे तो देता नहीं वो, पर ले लेता है, तो ये माना जाता है उसको ड्राइंग। वो कैपिटल का ही पार्ट है ये ड्राइंग, पर अलग से उसे इसलिए दर्शाया जाता है कि वो आसानी से समझ में आ सके कि मालिक, कौन सा मालिक द्वारा कितना खर्चा किया गया है, या कंपनी से कितना पैसा निकाल लिया गया है। तो इसलिए उसे ड्राइंग के रूप में रखा जाता है। तो जैसे अब कैपिटल घटी क्योंकि अब कुछ ले लिया वापस, फर्नीचर ले लिया, या कैश ले लिया, या बैंक से ले लिया, ये आप समझ गए। ये मैंने उल्टा आपको बस बता दिया समझने को, पर आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो जब वापस घटे कैपिटल, तब डेबिट होगा। पहला नियम क्या कहता है हमें, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। अब दूसरा हम देखेंगे। कैपिटल हमने सीख लिया, पूंजी क्या है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या होता है? व्यापार को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उस पर यह नियम लागू होता है। जो व्यापार को चलाने के लिए फर्नीचर, मशीन, ठीक है, भूमि, नगद, भवन, संयंत्र, मशीन, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? एसेट्स है हमारी, और ये व्यापार को चलाने के लिए यूज होती हैं। पर यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि व्यापार में जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु इसमें शामिल नहीं होती। मतलब जो एसेट्स हैं, जैसे हमने सामान खरीदा, हम फ्रिज का सामान, मतलब फ्रिज बेचते हैं, फ्रिज खरीदेंगे तो एक मशीन है, मतलब एक तो हमारी वस्तु है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एसेट्स है। ठीक है। वो हम बेच रहे हैं तो उसको अलग कर दिया गया है। हम ये मॉडर्न अप्रोच में इसको अलग से दर्शाया गया, वो अलग हम नियम अलग नियमों में देखेंगे, पर उसमें ये नहीं लागू होता। जो भी वस्तु खरीदते हैं और बेचने के उद्देश्य से, उस बात को आपको ध्यान रखना है, वो इसमें नहीं लागू होती। ठीक है। तो एसेट्स मतलब संपत्ति खाता। तो व्यापार को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जब भी कोई वस्तु ऐसा आपको लगे, जो भी ट्रांजेक्शन हो उसमें, कि वो ऑफिस के यूज के लिए होगी या उसको चलाने के लिए यूज होगी, तो वो संपत्ति है। तो संपत्ति का नियम फिर एसेट अकाउंट का नियम लागू होगा कि जब संपत्ति बढ़ेगी, अब देखिए यहाँ पर बढ़ेगी तो डेबिट होगी। कैपिटल वहाँ बढ़ रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, पर यहाँ संपत्ति है ये, तो संपत्ति जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, और संपत्ति घटेगी तो क्रेडिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, एसेट में जब बढ़ेगी एसेट, तो एसेट बढ़ती है तो आप कैपिटल आपने देख ही लिए है। फर्नीचर आया, एसेट आई। अब उधार हम इससे खरीदते ना, अब ट्रक आया इनसे, ठीक है, ट्रक आया तो इस कंपनी से लिया हमने, मशीन आई, या हमने बैंक, ठीक है। ये जो एसेट बढ़ी हमारी, ठीक है, गया तो अलग है ये, तो जब बढ़ेगी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी। ठीक है। ये अलग नियम पे लागू होते हैं, जो आपने ट्रेडिशनल मेथड में भी सीख लिया है। बाकी ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि एसेट अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और यहाँ एसेट अकाउंट घटेगा, वापस रिटर्न हम भेज देंगे, उसको बेच देंगे, ख़राब हो गया। अब ट्रक चल चल के तो हमारे यहाँ ख़राब हो जाएगा ना कुछ समय बाद, तो हम उसको बेच देंगे, तो बेचेंगे तब वो चीज़ भी ऐसे ही होगा। वो ट्रक हमारा गया, ठीक है, वो घटा हमारे यहाँ से, तो जब भी घटेगा तो क्रेडिट होगा वो।
ठीक है। अब तीसरी बात, आपने देखी कैपिटल समझ लिया, एसेट अकाउंट समझ लिया कि एसेट अकाउंट क्या है। अब तीसरा लाइबिलिटी अकाउंट। अब लाइबिलिटी अकाउंट को देखेंगे कि जब व्यापार किसी से धन या वस्तु लेकर उसको कुछ समय बाद धन या वस्तु लौटाने की जिम्मेदारी ले तो वह व्यापार का दायित्व है। ठीक है, दायित्व मतलब लाइबिलिटी है, कुछ लिया है तो देने के लिए कि देना बाकी है हमें उसको। ठीक है, तो ये हमारा दायित्व है, देना हमें बाकी है। जैसे बैंक लोन, अब बैंक लोन में मतलब पैसा ले लिया हमने, देना बाकी। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, सामान हमने खरीद लिया उधार में, पैसा देना बाकी है ना, तो वो लाइबिलिटी अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो लाइबिलिटी अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ नियम कहता है कि लाइबिलिटी जब बढ़ेगी हमारे पास दायित्व तो वो क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी जब घटेगी तो डेबिट होगी। देखिए कैपिटल में हमने देखा था, कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट हुई, एसेट अकाउंट में एसेट बढ़ी तो डेबिट हुई। अब लाइबिलिटी अकाउंट में लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी अकाउंट में हमारी जो लाइबिलिटी है वही घटेगी तो डेबिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ये लोन लिया हमने, जब लाइबिलिटी बढ़ी हमारा दायित्व तो बढ़ेगा ना, लोन लेंगे तो हमारे पास एक हमें सोचने के लिए आ जाएगा कि हमारे पास जिम्मेदारी आ गई कि अब उसको वापस करना भी है पैसे, तो इसलिए वो लाइबिलिटी जब बढ़ी तो वो क्रेडिट हुई। यहाँ एंट्री देख रहे हैं हम, ये अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है। ठीक है, लोन हुआ, डेटर्स हुए, ये सारी चीज़ें हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दायित्व जब बढ़ेगा, दायित्व हमारे पास जब बढ़े, ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चीज़ों को देखते हैं। यहाँ मैंने डेटर्स गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ क्रेडिटर आना था। क्योंकि जो सामान जिसे हम खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो लाइबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है, तो क्रेडिटर होता है ये। ठीक है, दूसरा देखेंगे जब घटेगी लाइबिलिटी, तो यहाँ डेटर्स लाइबिलिटी, वैसे तो ये देखिए यहाँ अभी मैंने गलत कर दिया है, क्रेडिटर, लाइबिलिटी जब घटेगी तो डेबिट होगा। ठीक है, इस नियम में हमने समझ गए हमारा नियम क्या कहता है, लाइबिलिटी का नियम क्या कहता है, लाइबिलिटी जब बढ़े तो क्रेडिट होगी और घटे तो डेबिट होगी। ठीक है, घटेगी तो डेबिट होगी और बढ़ेगी तो यहाँ पर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। अब चौथा देखेंगे, चौथी बात, एक्सपेंस अकाउंट, ये खाते। पहले हमने कैपिटल अकाउंट देख लिया, एसेट अकाउंट देख लिया, लाइबिलिटी अकाउंट देख लिया, अब एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे। एक्सपेंसेस मतलब ये नियम सभी व्यय पर लागू होते हैं, जो भी खर्चे हैं सारे खर्चों पर, जितने भी खर्चे, परचेज के खर्चे, स्टेशनरी का खर्चा, मरम्मत का खर्चा, ये सारे जब खर्चे बढ़ेंगे, जब खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, इंक्रीज, डेबिट होंगे, और जब खर्चे घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। कैपिटल में क्या, कैपिटल बढ़ रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, एसेट बढ़ रही थी तो डेबिट हो रही थी, लाइबिलिटी बढ़ रही थी तो क्रेडिट हो रही थी, और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं। देखिए एक पैरेलल उसमें चल रहा है, ये डेबिट हुआ तो वो क्रेडिट हुआ। देखिए कैपिटल अकाउंट में जब बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए आसान भाषा में, आप आसानी से समझ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। आखिरी में हम इसका एक और भी देख लेंगे जिससे और आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसमें भी।
जो भी देखिए, रेंट हुआ, स्टेशनरी हुई, सैलरी हुई, रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, परचेस हुआ, ये सारा जब खर्चे बढ़े, जब बढ़ेंगे मतलब जब खरीदते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं ना, तो ये डेबिट हुए। ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और खर्चे घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। स्टेशनरी वापस कर दी, क्योंकि खर्चे घटाने का कोई ऐसा एंट्री नहीं है, पर वही, क्योंकि हम पहले से डिसाइड करते हैं कुछ खरीदने से पहले दो जगह जाएंगे, एक जगह 20 का मिलेगा, एक जगह 15 का मिलेगा, तो 15 वाला ले लेंगे, उसमें फिर खर्चे घटाने का क्या है मतलब, वो तो प्लानिंग होती है हमारी। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए ये नियम रिटर्न जब करते हैं तभी वो घट जाता है, घटता है हमारा एक्सपेंस। एक बार बढ़ गया तो फिर उसको घटाने के लिए रिटर्न होता है या उसमें से कम किया जाता है। ठीक है, ये समझ गया आप? या नियम सीख गए। कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और एक अब लास्ट, इनकम। अब अभी तक हमने चार नियम सीख लिए हैं। कैपिटल अकाउंट सीख लिया, एसेट अकाउंट का सीख लिया, लाइबिलिटी अकाउंट का सीख लिया, एक्सपेंस अकाउंट का सीख लिया, और इनकम अकाउंट। अब इनकम अकाउंट क्या है? सारे लाभ या आय, नियम व्यवसाय की सभी आय पर लागू होते हैं। आय कहीं से भी प्राप्त हो, सेल करने पे भी जो प्राप्त हो वो, इस प्रकार से। तो जब आय बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और जब आय घटेगी तो डेबिट होगी। अब देखिए शुरू से क्या था, कैपिटल अकाउंट बढ़ा, कैपिटल अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट अकाउंट बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट बढ़ा तो डेबिट, इनकम अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट। ठीक है, आप आसानी से पांचों को याद रखेंगे, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट, एक ही चीज रखेंगे तो उसका ऑपोजिट आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, ये सॉरी, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, एसेट अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, पांचवा नियम यही कहता है हमारा। तो ये माल की बिक्री, संपत्ति की बिक्री, कमीशन, ये सब पर लागू होता है। नियम व्यवसाय की सभी आय पर लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जब इनकम बढ़ेगी तो बढ़ी, सेल किया, प्रॉफिट ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, है ना। जब भी हम कोई संपत्ति बेचेंगे तो भी वो क्रेडिट होगी। तो जब भी इनकम बढ़ेगी, सेल करने पे इनकम बढ़ती है तो सेल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होगा। ठीक, और यही सेल रिटर्न हुई, एसेट्स रिटर्न हो जाती है इनकम, तो डेबिट। इनकम यदि हमारी घटी तो डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वाली एंट्री तो आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर आपने और हमने इन नियमों को सीख लिया। इसमें कैपिटल अकाउंट सीख लिया, एसेट अकाउंट सीख लिया, लाइबिलिटी अकाउंट सीख लिया, एक्सपेंस अकाउंट सीख लिया और इनकम अकाउंट सीख लिया। ये मॉडर्न अप्रोच का आपने सीख लिया। हम नेक्स्ट अब तीसरा कंसेप्ट सीखेंगे। आइए हम तीसरा मेथड सीखेंगे। तीसरा मेथड आपको और सरल भाषा में समझाने के लिए एक हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बिजनेस है, और बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं ये आपने जान लिया है। यहाँ पर केवल आपको इतना ध्यान देना है, जब बिजनेस में आप एंट्री करते हैं या अकाउंटिंग संभालते हैं तो आपको केवल इन बातों का ध्यान रखना है। बैंक और कैश, बैंक और कैश, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बैंक और कैश तो आप समझ गए हैं क्या है, पर गुड्स और सर्विस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपके। गुड्स मतलब सारे गुड्स, जो भी स्टेशनरी का हो, फर्नीचर हो, एक नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए प्रयास किया है हमने।
कुछ भी हो, जो भी आपका बिजनेस में आप यूज करेंगे, खरीदेंगे, जो भी है। यदि गुड्स है तो आप गुड्स, आपको पता है क्या है। और सर्विसेज, जो सर्विस लेते हैं हम, क्योंकि हम कुछ और सामान तो नहीं लेते पर सर्विसेज लेते हैं। होटल की सर्विस, अब वो होटल नहीं बेचता परंतु होटल में रहने के लिए 1 दिन की सुविधा दी है, 2 दिन की दी है, तो इस प्रकार से वो एक सुविधा ली हमने, तो उस सुविधा को सर्विस कहते हैं। तो ये सर्विसेज, बैंक, कैश, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है ये थोड़ा सा हम देखेंगे, मैं फिर बताऊंगा आपको आगे। और कैश और इज इक्वल टू बैंक, दोनों बराबर हैं, ये आप समझ गए। गुड्स क्या है, परचेज हुई, जो भी खरीदते हैं, सेल्स हुई, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स, एयर कंडीशनर, लैंड, ऑफिस, सीसीटीवी कैमरा, मशीनरी, टूल्स, प्रिंटर, फैक्स मशीन। आप ये जानते हैं सारे क्या है, गुड्स हैं। और आगे भी लिखे हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आसान से समझ जाएंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें गुड्स के अंतर्गत आते हैं। अब सर्विसेज क्या हुई, अब सर्विस में डॉक्टर अपनी सर्विस देगा, एडवोकेट अपनी सर्विस देगा, सीए अपनी सर्विस देगा, ठीक है। तो ये अपनी सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज के नाम रहते हैं, ठीक है। तो एक गाड़ी वाला, ट्रक वाला अपनी सर्विस देता है तो हम उसे फ्रेट बोलते हैं। तो हम अपने अकाउंट्स में एंट्री करते हैं फ्रेट, तो ये एक सर्विस है। फ्रेट कोई वस्तु नहीं है, फ्रेट एक चार्ज है, एक सर्विस है। कमीशन ब्रोकरेज भी एक सर्विस है। कंसल्टेंसी फीस, हमें वो कुछ देते नहीं परंतु बस वो आप कुछ बातें हमें सिखाते हैं या बताते हैं कोई, तो वो हमसे फीस ले लेते हैं। टीचर अपनी सर्विस देता है और फीस चार्ज करता है, ठीक है। कोरियर एंड पोस्टेज, वो भी। रेंट में हम रहते हैं, वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो घर नहीं देता हमें पूरा, पर रहने के लिए हमें और जगह देता है और उसके बदले में हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो एक सर्विस दे रहा है। इस प्रकार से कई सर्विसेज हैं, आप देख लीजिए और ये बात को समझ लीजिए। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। और एक बात और है, जब किसी से कुछ भी लेना बाकी रह जाए तब उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 बातें समझ में आई, कैश और गुड्स और सर्विस समझ में आ गया आपको। और यहाँ एक बात और समझनी है कि किसी से हमें पैसा लेना बाकी है, आप अपने दोस्त को पैसा देते हैं पैसा, तो आपको ये मालूम रहता है कि उससे मुझे पैसे लेना बाकी है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस में भी आपको ध्यान देना है कि कुछ लेना बाकी रह गया है, तो जब वो ट्रांजैक्शन होगा तो आपको पता रहेगा यार हमें इससे पैसे लेने बाकी हैं, ठीक है। और अरे यार, और जब किसी को पैसा देना बाकी रह जाए तब उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर है, आपको पता है कि कोई हमें पैसा देता है तो हमें देना बाकी रह जाता है, कि हमें उसे देना बाकी, इस सिचुएशन में, ठीक है। पहली सिचुएशन, किसी को हमें किसी से पैसा लेना बाकी है अभी, और किसी को देना बाकी, ये 2 सिचुएशन हमारे पास आएंगी। तो यहाँ हम नियम सीख रहे हैं जो कि जब भी बैंक, कैश, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में आए, यहाँ देखिए कम्स, आए तो डेबिट होगा, और यही चीजें बिजनेस से जाएं तो क्रेडिट होगा। यहाँ देखिए बैंक, कैश, गुड्स एंड सर्विसेज, जब ये व्यापार में आए तब उनको डेबिट किया जाता है। तो उधार देते हैं हम किसी को, मतलब पैसा लेना बाकी है, जब किसी से पैसा लेना बाकी रह जाए तब उसको डेबिट करते हैं, तो उसको डेबिट करेंगे हम। और जब बैंक और कैश और गुड्स और सर्विस जब व्यापार से जाएं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। और लेना, तो उधार जब हम लेते हैं तो ये हमारा दायित्व हो जाता है देने का, तो जब किसी को पैसा देना बाकी रह जाए तब उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये आपको आसान तरीके से समझाने का एक चार्ट बनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी व्यापार में बैंक, कैश, गुड्स, सर्विस और किसी को उधार दिया है तो पैसा लेना बाकी है तो डेबिट होगा वो,
और बैंक कैश गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस से जाएं और उधार लेना, जब किसी से को उधार जब किसी को पैसा देना बाकी रह जाए तब उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और सरल भाषा में कि सारे एक्सपेंसेस और सारे एसेट्स ये डेबिट होती हैं। ठीक है, व्यापार में जब आती हैं तो डेबिट होती हैं, और व्यापार से जाती हैं इनकम और लाइबिलिटीज, ये व्यापार से जाती हैं तो क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परिभाषाओं के बारे में, हर एक वर्ड का मीनिंग, उसके अर्थ समझेंगे।